नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी की मॉडल पेपर सीरीज में आज अपना 22वां पेपर रहेगा। बहुत अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए चलाई गई है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से हैं। देखिए, बहुत सारे कोचिंग वाले और यूट्यूब वाले अपने मैटर को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। बच्चों ने मुझे भी मैसेज किया है। तो अगर आपको ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तो उसको आप उसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप जो है वो अपने चैनल का नाम डाल दीजिए वहाँ पे और बोल दीजिए उनको कि आप इस चीज़ को कॉपी न करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके कमेंट करें, तभी शायद उनको दिमाग आएगा। किसी की और की मेहनत को चुराना इस प्रकार से नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने पेपर को। और पहला आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत दिया हुआ है। परीक्षा आपके सामने 4 ऑप्शन है मित्रों। देखिए, तो इसमें जो गलत दिया हुआ है वो बताना है। ठीक है, इसका गलत होगा, देखिए, अभ्यागत का अभ्य प्लस आगत, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अभ्यागत का क्या हो जाएगा आपका? अभि प्लस आगत। अभि प्लस आगत ये होगा आपका अभि प्लस आगत। और कौन सी संधि होगी इसमें? यण स्वर संधि होगी मित्रों। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि जो है वो इसमें होगी। तो इसका आंसर होगा अभ्यागत। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर प्यारे साथियों यहाँ पे आपका रहेगा। पहला आपका परीक्षा है, परी प्लस ईक्षा, इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी मित्रों? दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे है। दूसरी प्रेक्षा, प्रेक्षा में कौन सा मित्र आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? प्र प्लस ईक्षा यानी गुण स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे, गुण स्वर संधि। और ये तीसरा जो महौज है ये आपका वृद्धि स्वर संधि का है, वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, महापुरुष शब्द का समास विग्रह होगा। महान और पुरुष, महान है जो पुरुष, दूसरा पुरुष जो महान है, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा महान है जो पुरुष, महापुरुष। और इसमें मित्रों कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर मित्रों आपका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? तो देखिए, इसमें 3 उपसर्ग हैं। एक तो आपका दुर हो जाएगा, दुर उपसर्ग हो जाएगा, प्लस वी उपसर्ग हो जाएगा, प्लस अव उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हार शब्द। तो हार तो शब्द है, दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग और अव उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपके कितने उपसर्ग हो गए मित्रों? 3 उपसर्ग हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा, दुर्व्यवहार। अगला, देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। रेखांकित शब्द जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है? देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, है ना, जयचंदों से। तो एक प्रकार से यहाँ पे जयचंद एक जाति विशेष के लिए बोल दिया गया है। जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, है ना, अंदर के दुश्मनों से सावधान होना चाहिए, जयचंदों से, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। जयचंद नाम लेकर के यहाँ पे दुष्टों की जाति को एक प्रकार से घर का भेदी लंका ढाए वो वाली बात, उन जैसे लोगों को यहाँ पे जयचंद नाम से संबोधित किया गया है, सभी को एक साथ। तो जातिवाचक संज्ञा रहेगा। अगला प्रश्न, कोई आदमी बाहर खड़ा है, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? रेखांकित शब्द क्या है? कोई। तो देखिए कौन सा विशेषण हो जाएगा इसमें? गुणवाचक होगा, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक? तो मित्रों इसका उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्त्रीलिंग शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मुंशियाइन, मोरनी, हथिनी या सुलोचना? तो देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है अपने को। तो देखिए मोरनी जो शब्द है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मोरनी में नी की जो मात्रा है वो बड़ी आएगी, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से मोरनी सही शुद्ध लिखा जाता है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीयों। ठीक है, फिर है अगला, अर्चना प्रतीक्षा करती होगी वाक्य में काल है। सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल इसका आंसर होगा। अर्चना प्रतीक्षा करती होगी यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल का ही एग्जाम्पल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक का शब्द जो है वो शुद्ध है? तो आपके सामने साथियों शब्द दिए गए हैं और इसमें जो शुद्ध शब्द है वो बताना चाहूँगा आपको।
इसका शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर 3 विनिर्दिष्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। सारी मात्राएं इसमें छोटी मात्राएं आएंगी, विनिर्दिष्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगला आपका प्रश्न है कुलियों का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुलियो। ठीक है, तो देखिए कुलिया या कुलियो जो होता है राजस्थानी भाषा में किसको बोलते हैं? जो मिट्टी का बना छोटा बर्तन होता है ना, जो उसको कुलियो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर होगा। बहुत बड़ा बर्तन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ा बर्तन जो मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, माट बोलते हैं उसको अपन देसी भाषा में, हमारे साइड में माट बोलते हैं, आपकी साइड में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो राजस्थान में देखिए अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुलियों के लिए मिट्टी का जो छोटा बर्तन होता है उसको बोलते हैं कुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला आपका प्रश्न, इनमें से विस्मयादि सूचक आश्चर्य बोधक भाव के लिए कौन से विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो निश्चित रूप से विस्मय बोधक के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, एक बार ठोकर खाया हुआ वह अब गलती नहीं करेगा, पदबंध है। तो रेखांकित जो पदबंध है ये कौन सा पदबंध है मित्रों? ये वाला संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो देखिए लास्ट में क्या आया हुआ है आपका, लास्ट जो शब्द उसको देखा कीजिए आप लोग, लगभग वहीं से मिलता है। वह क्या आपका सर्वनाम पदबंध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका 12 के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, या 3 नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, और 4 है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? 1 कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। 2 हाथ के कंगन को आईने में देखना। 3 प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और 4 सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का प्यारे साथियों सही अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप क्या है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं अपन वाचाल। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो देखिए सारी बातें बिल्कुल सही हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, बच्चे अपने स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत सही प्रश्न है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है, वह पालन करता है ज्ञात से अज्ञात के नियम का, निश्चित से अनिश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और डी है विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? निश्चित से अनिश्चित की ओर। देखिए प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है, तो वो किससे होगा? निश्चित से अनिश्चित की ओर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को 1 अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, बी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, सी मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, और डी है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? सर्वमान्य भाषा, मधुरता, श्रोताओं के अनुकूल भाषा, या डी प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली। तो बनावटी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, बनावटी बोली भी जो वो सही नहीं रहेगी निश्चित रूप से। तो प्रभाव उत्पादकता के लिए अपन अगर बनावटी बोली का उपयोग करेंगे तो वो गलत होगा, है ना। वास्तविकता होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, तभी उसका प्रभाव ज़्यादा हो पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है सामाजिक सम्मान में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व के लिए या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, सारी बातें बिल्कुल ठीक, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका। एक मिनट, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है सामाजिक सम्मान में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व में या उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा निश्चित तौर पे 21 के प्रश्न का, सारी चीज़ों में सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए, कविता में अलंकारों की पहचान। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, कविता में अलंकारों का पहचान करना। दूसरा आपका कविता का भाव विश्लेषण। तीसरा है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करना। और चौथा डी ऑप्शन है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्व किसे देंगे, ये आपका प्रश्न है। तो मित्रों सर्वाधिक जो महत्व दिया जाएगा वो दिया जाएगा कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए अगला अपन प्रश्न देखें, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करता है। वह प्रयोग करती है, किस विधि का प्रयोग करती है? वह खालिस्तान का प्रयोग करती है। कौन सी विधि? निगमन है, समवाय, खेल या पुस्तक है? तो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली विधि का वह प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे आपकी वर्ग पहेली विधि को अपन एक खेल विधि के तौर पे जानते हैं। तो निश्चित यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, खेल विधि। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न देखें, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होना। बी, नियमों का अति सामान्यीकरण। और सी है भाषा प्रयोग में असावधानी, है ना, असावधानी होगा और असावधानी। और अगला आपका प्रश्न डी ऑप्शन है भाषा की समझ न होना। तो देखिए मित्रों यहाँ पे बोल रही है बच्ची की मैंने चाट खाई, ठीक है, और फिर मैंने हंसी। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा उसको किस चीज़ का नॉलेज नहीं है? व्याकरणिक नियमों की उसको जानकारी नहीं है। शब्द तो वो ठीक ही बोल रही है लेकिन उसको लिंग वचन वगैरह इनका थोड़ा सा ज्ञान नहीं, यानी व्याकरणिक नियमों का उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, आप 7वीं कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। बी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। सी, बहुभाषिता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। या डी है ए और बी दोनों। तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल ए। ठीक है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। आप एक शिक्षिका हैं कक्षा 7 की या शिक्षक हैं कक्षा 7 के और बहुभाषा परिवेश निर्मित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो निश्चित रूप से जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर अगर अपन प्रदान करेंगे तो बहुभाषिता कक्षा निश्चित रूप से निर्मित हो जाएगी। तो 25 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, 26वां आपका प्रश्न है, हिंदी के कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। हिंदीतर भाषी बच्चे, हिंदीतर मतलब हिंदी क्षेत्र से अलग भाषा के जो बच्चे हैं वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं, जैसे केरला वगैरह में। कारण क्या है? ए, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। बी, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। 3, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। या डी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर भी यही होगा। इन बच्चों क्या होता है, देखिए भाई मातृभाषा सभी को ईजी लगेगी। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जैसे अपने जो बच्चे हैं वो तो हिंदी को आसान समझते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा भी लगभग हिंदी में मिलती जुलती है। ठीक है, तो हिंदी उनके लिए आसान है। लेकिन जैसे केरला वगैरह के बच्चे हैं, बंगाल साइड के हैं या महाराष्ट्र साइड के हैं, तो उनको जो है
ये हिंदी भाषा थोड़ी कठिन लगती है तुलनात्मक रूप से, इसलिए जो है क्योंकि घर में हिंदी का प्रयोग होता नहीं है, मराठी भाषा बोली जाएगी या गुजराती बोली जाती है या आपकी पंजाबी है या फिर आपकी अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं हैं। पंजाबी तो फिर भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसलिए आराम से समझ आ जाता है, लेकिन जैसे दक्षिणी भारत में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो डी आंसर यहाँ पे वैसे इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। ए वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या श्रवण और लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही कौशलों को विकसित कर रहा है, क्योंकि बच्चा पहले सुनेगा उसके बाद लेखन का कार्य करेगा, तो दोनों कौशलों का विकास वह कर रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब इसका होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, प्रश्न पत्र में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ए बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। बी बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। सी अत्यधिक कठिन प्रश्नों को का होना। और डी है सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो मित्रों देखिए, प्रश्न पत्र में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सभी प्रकार के प्रश्न आवश्यक है। निश्चित रूप से निबंधात्मक प्रश्न भी होने चाहिए, जिससे बच्चे की रचनात्मकता का पता चले, बच्चे के विचार क्या हैं किसी चीज़ के बारे में उसका पता लगे, बच्चे खुद के आइडियाज़ क्या हैं, वो खुद अपनी तरफ से भाषा बना करके लिख पाता है या नहीं लिख पाता है, किसी चीज़ को अपने शब्दों में वह कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर पा रहा है, इन सभी का पता निबंधात्मक प्रश्नों से ही लगता है। ठीक है, तो ये होने जरूरी हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने जरूरी हैं, कठिन प्रश्न जो है वो भी थोड़े बहुत होने जरूरी हैं, और सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि अत्यधिक कठिन प्रश्न हो, हाँ सभी प्रकार के प्रश्न उसमें होने चाहिए निश्चित रूप से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरे को बिल्कुल ठीक लगेगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, सूरज द्वारा बोलते समय शब्दों का देर तक खींचकर उच्चारण करने का संभावित कारण है। वर्णों का ज्ञान न होना, अन्य भाषाओं का प्रभाव, क्षेत्रीयता का प्रभाव, या उसके उच्चारण यंत्रों में दोष होना। तो देखिए, सूरज द्वारा बोलते समय शब्दों का देर तक खींचकर उच्चारण करने का संभावित कारण होता है उसके उच्चारण यंत्रों में दोष है मित्रों। ठीक है, परेशानी हो सकती है बच्चों को किसी प्रकार की। ठीक है, देखिए काफ़ी बच्चे हकलाते भी हैं, हकला करके बोलते हैं, और काफ़ी बच्चे जो एक शब्द पर अटक जाते हैं तो उसको लंबा बोल देते हैं, या काफ़ी बच्चों की आदत हो जाती है एक प्रकार से, उच्चारण में प्रॉब्लम आती है उनको, तो वो एक शब्द को लंबा खींच देते हैं, मतलब है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में अनुचित कथन है। ए उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निवारण करता है या निराकरण करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन है, उपचारात्मक शिक्षण से अध्यापक भी लाभान्वित होता है। सी है, उपचारात्मक शिक्षण में विशेष कक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकता है। और डी है, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण पर आधारित होता है। तो सॉरी मित्रों, ये बीच में पेन जो है वो काम करना बंद कर रहा है थोड़ा। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में अनुचित कथन आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण करने में सहायक है। ऐसा नहीं है, ये शिक्षक के लिए भी लाभान्वित करने योग्य है। उपचारात्मक शिक्षण में विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है, ये भी ठीक है भाई, समस्या का समाधान करने के लिए कुछ भी करेंगे अपन। और डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो एक जो है वो अनुचित है थोड़ा सा, है ना, केवल विद्यार्थियों के दोषों का नहीं है, शिक्षक के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें, शिक्षक भी लाभान्वित इससे होता है, केवल बच्चा नहीं होता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मित्रों, ये थे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी के मॉडल पेपर नंबर 22 से। उम्मीद करूँगा कि ये मॉडल पेपर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और साथियों, अगर आपको मॉडल पेपर पसंद आया, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पेपर कैसा लगा यह भी बताएं। और प्यारे साथियों, आप आज जो वो साइंस का पेपर आ सकता था, लेकिन उसमें कारण हो गया कि स्कूल के आने के बाद जो वो अब सिस्टर आई हुई है, उनके बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। जैसे अभी क्या है कि बेर वगैरह बच्चे ने थोड़ी ज़्यादा खा लिए, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई। तो उसके बाद हॉस्पिटल में ही थे, अभी 11 बजे के आसपास घर आए हैं। अभी तो वो बिल्कुल ठीक है,
तो उसके बाद में जो है ये वीडियो रात को मैं काफ़ी लेट अभी हो गया, अभी तकरीबन फिर आने के बाद काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया, तो तकरीबन 12 बजकर अभी 10 मिनट हुए हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी इसको अपलोड करूँगा। उसके बाद में आपको ये सुबह मिल जाएगा वीडियो। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार का मैटर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहीं देखने को मिल रहा है कोई कोचिंग है, नाम आपको पता होगा, नाम नहीं ले सकता, कॉपी कर रहे हैं वो लोग। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कॉपी करने की कोशिश न करें, ये गलतियां न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।